हेलो। जो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है, जो दो दिखने बोले हैं, उसको ना कान में लगा के कमरा में अकेले जाके एकदम खूब फोकस बना के देखना है। जितना भी चीज आप उसमें सुनेंगे वो सब आप पहले कभी नहीं सुने, फर्स्ट टाइम। तो कोई भी चीज जो पहली बार एक बार में नहीं जाता है दिमाग में, मतलब आपको लगता है कि चला गया। दिमाग में जाने का मतलब न्यूटन जैसा होना चाहिए कि हाँ, न्यूटन को जितना समझ होगा ट्रिग्नोमेट्री का उतना हम लोग को समझ अगर हो गया तब हम कहेंगे कि दिमाग में चला गया। पर ऐसा होने के लिए एटलीस्ट 2 टाइम्स, स्पेशली द फर्स्ट वीडियो। सेकेंड वीडियो को थोड़ा आप दोबारा ना भी देखें, असकत लगे तो, लेकिन फर्स्ट वीडियो को एंगल का मतलब समझते थे 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री। अब एंगल का मतलब है -∞ से +∞। अब विचित्र है ना बात, नेगेटिव एंगल्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा आपके लाइफ में पहली बार। और एक और कॉन्सेप्ट होगा कि एंगल अब डिग्री में नहीं मेजर करेंगे, सम अदर यूनिट, अ न्यू यूनिट। मासेस को किलोग्राम में नहीं मेजर करेंगे, पाउंड्स में मेजर करेंगे। तो बताना होगा ना कि हाउ मच इज 1 पाउंड। नहीं तो हम बोलेंगे कि बच्चा पैदा लिया जब, तो वहां हम बोलेंगे कि हम 7 पाउंड का बच्चा था। तो आप क्या समझिएगा हम क्या बोले? हम बोलेंगे कि 3.5 केजीज का था या 3 केजीज बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा, अंदाज आपको। एक बोतल पानी 1 लीटर वाला, दैट वेज अराउंड 1 केजी। तो 3 केजी का बच्चा है तो आप समझ, लेकिन 7 पाउंड आप नहीं समझे क्योंकि आप समझे नहीं। सो यू आर गोइंग टू लर्न ऑफ अ न्यू यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स, रेडियंस। तो हमेशा के लिए समझ लेना होगा। हम बोलेंगे हम रोटेट कर गए, ऐसे कितना एंगल से रोटेट किए, तो हम कहेंगे 30 डिग्री एंगल से रोटेट किए, ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे π/6 रेडियन से रोटेट किए। तो ये कंफर्टेबल होना है, तो ये सब उसमें है। और फिर साइन फंक्शन को एक फेजर डायग्राम से हम रिप्रेजेंट किए हैं। साइन ऑफ 30 डिग्री बोलेंगे साइन ऑफ π/6, तो उसका वैल्यू इक्वल टू कितना, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ फेजर डायग्राम जो आपके जीवन में बिल्कुल नया है, और ये अब अनंत समय तक आपके साथ रहेगा। फिजिक्स में हम लोग इस्तेमाल करना जब शुरू करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, तो उस समय हम लोग इतना डिपेंडेंट होंगे उस फंक्शन पे कि अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिजिक्स का वो चैप्टर सब नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए खूब मन से दोनों वीडियो को देखेंगे। एक आज देख लें, कल सुबह देख लें, कल शाम में 4 बजे क्लास है, तो लेट अस बी प्रिपेयर्ड कि हम लोग उसको डिस्कस। तो आज हम लोग का लास्ट लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का। तो कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मोड़ा, उसको थोड़ा बताते हैं। ओके, और मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोइकियोमेट्री। ओके, तो आई होप कि आप लोग घर में अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कितना समझ आया नहीं आया उसका पता कब चलता है? जब सवाल देते हैं। ठीक है ना, लगता है कि नहीं समझ में आ गया अच्छे से, बट जब जेई में सवाल पूछता है तो बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछता है। उस तरह के सवाल को कैसे अप्रोच करना वो सब भी आप लोग सिखाए ना। और जिनको थोड़ा दिक्कत हुआ वो फिर से एक बार वीडियो को, लेक्चर को देखिए, समझिए। ठीक है, एक एक पॉइंट को दिमाग में रखिए, क्योंकि बहुत सारा बात है। जब हम यहाँ बस एक लेक्चर लिए तो आपको हर चीज समझ में आ गया, लेकिन जब हम सवाल दिए तो हम लगभग जितना भी चीज पढ़ाए तो उससे रिलेटेड सवाल था। तो आपको हर वो चीज को अपने दिमाग में रखना है, तभी आप सवाल को बना पाओगे। हाँ कि नहीं? अब उसमें से कोई भी चीज अगर मिस कर दोगे तो सवाल नहीं बन पाएगा। तो एवरीथिंग आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से। और आप सोचो कि मोल कॉन्सेप्ट का टोटल 8 पार्ट है, उससे सिर्फ एक पार्ट अभी कंप्लीट होने वाला है। तो जब 8 पार्ट कंप्लीट होता जाएगा उसमें आपको कितने दिमाग में और कितना इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो कलेक्ट करके हर इंफॉर्मेशन को सही जगह पे इस्तेमाल करना जरूरी है ना। हाँ कि नहीं?
आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है लेकिन आप उसका इस्तेमाल करने नहीं जान रहे हैं, तब तो बेकार इंफॉर्मेशन है ना जी। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, जो भी नॉलेज दे रहे हैं, उसका सही जगह पे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलो आज हम थोड़ा बताते हैं कुछ न्यू चीज के बारे में। तो हम अभी बता रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट फॉर आयनिक कंपाउंड। स्पेशली ध्यान रखना है, बस कुछ खास है नहीं, लेकिन बस नेमिंग को याद रखना है कि भैया आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग एक मोल को क्या क्या बोलते हैं, ये टर्म जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि फिर एक मोल आयनिक कंपाउंड को हम लोग क्या और क्या बोल सकते हैं। एक मोल तो आपको पता है एक मोल का मीनिंग क्या है, लेकिन कोई भी आयनिक कंपाउंड के बारे में आपको पता है क्या होता है? पहले ये बताइए। आयनिक कंपाउंड हम लिख दिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? जैसे CH4, CH4 एक कोवेलेंट कंपाउंड है। क्यों कोवेलेंट कंपाउंड है? तो अगर हम बात करें CH4 का, तो क्या H+ रिलीज कर सकता है? ये नहीं कर सकता है। इस सब के बारे में कुछ आइडिया है आप लोग को? और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आयनिक कंपाउंड क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अगर नया भी बात अगर हम आपको बताते हैं तो आने वाला समय में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड में सिंपल अब सॉल्ट के बारे में ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? सॉल्ट। जितना भी सॉल्ट होता है सब आयनिक कंपाउंड होता है। केटायन और एनायन तो जानते हैं ना जी आप लोग, तो केटायन एनायन, ठीक है ना। तो जो भी कंपाउंड में केटायन और एनायन होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे NaCl है कि नहीं, इसमें Na+ और Cl-, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? आयनिक कंपाउंड। मान लो मेरे पास CaF2 है, इसमें क्या है मेरे पास? Ca2+ और F-, ये भी हमारे पास क्या है? आयनिक कंपाउंड। तो एक मोल आयनिक कंपाउंड को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, बस वो बताने जा रहे हैं, बाकी सब कुछ तो सेम होगा। तो देखो, एक मोल आयनिक कंपाउंड, एक मोल आयनिक कंपाउंड, एक मोल आयनिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एक मोल फॉर्मूला यूनिट। क्या बोलते हैं? एक मोल फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है, ये भी एक सवाल है। क्या आयनिक कंपाउंड को हम लोग फॉर्मूला यूनिट क्यों बोल रहे हैं? तो इसके बारे में भी अभी हम बताएंगे, तो आपको समझ आएगा नहीं, इसको अभी ध्यान में रखिए, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेकिन आयनिक कंपाउंड, एक मोल आयनिक कंपाउंड को एक मोल फॉर्मूला यूनिट क्यों बोल रहे हैं, और ये फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है, अभी बस याद रखिए। एवरीथिंग, हर चीज अभी आप नहीं समझ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या? समय के साथ आप कुछ चीजों को समझते जाएंगे। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके लिए एकदम न्यू है, बस उसको याद रखना है। अभी बाद में आपको हम समझा देंगे जब टाइम आएगा, सही समय, कि आखिर इसको एक मोल फॉर्मूला यूनिट क्यों बोलते हैं। ठीक है, एक मोल क्या बोल देंगे? फॉर्मूला यूनिट। और एक मोल फॉर्मूला यूनिट को हम लोग बोलते हैं 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम ऑफ नहीं है। जैसे हम लोग 1 मोल एटम को क्या बोलते थे? 1 ग्राम एटम बोलते थे। 1 ग्राम ऑफ एटम नहीं बोलते थे, 1 ग्राम एटम बोलते थे। 1 मोल मॉलिक्यूल को क्या बोलते थे? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। उसी प्रकार 1 मोल फॉर्मूला यूनिट को क्या बोलेंगे? 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट। क्या बोलेंगे? 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट। हम अभी इसलिए चीज बता रहे हैं बिकॉज आपको जब सवाल मिले, मान लो कहीं आपको फॉर्मूला यूनिट मिला, दिख गया, अब उसको देख के टेंशन में नहीं हो, इसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है? कोई भी आयनिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। किसी भी आयनिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं? फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट। कितना फॉर्मूला यूनिट? हम बोलेंगे Na फॉर्मूला यूनिट, हाँ कि नहीं? फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है? जैसे हम एक एटम जैसे बोल रहे थे ना, उसी पर एक फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। जैसे आयनिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे एक एटम, उसको एक एटम बोल रहे थे, एक मॉलिक्यूल उसको एक मॉलिक्यूल बोल रहे थे, एक आयन उसको एक आयन बोल रहे थे। लेकिन एक अगर आपको आयनिक कंपाउंड मिला तो उसको क्या बोलेंगे? एक फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। कितना बोलेंगे? एक फॉर्मूला यूनिट। तो 1 मोल फॉर्मूला यूनिट मतलब कितना फॉर्मूला यूनिट? Na फॉर्मूला यूनिट, हाँ कि नहीं? इसी प्रकार एक और छोटा सा चीज ध्यान रखना है, मास ऑफ 1 मोल फॉर्मूला यूनिट। मास ऑफ 1 मोल फॉर्मूला यूनिट क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं ग्राम फॉर्मूला मास। क्या बोल देते हैं? ग्राम फॉर्मूला मास। जैसे 1 मोल एटम का मास को क्या बोलते थे? ग्राम एटॉमिक मास। उसी प्रकार 1 मोल फॉर्मूला यूनिट का मास को क्या बोलेंगे? ग्राम फॉर्मूला मास। क्या बोलेंगे इसको? ग्राम फॉर्मूला मास। तो कहीं आपको ऐसे दे दे
कि ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl कितना, ऐसे बोल दिया। अब आपको पता ही नहीं कि ग्राम फॉर्मूला मास होता क्या है, तो ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl कितना होगा? 1 मोल NaCl का मास कितना होता है? 1 मोल NaCl का मास 23 + 35.5 ग्राम, यही होगा ना। अगर आपको 1 मोल NaCl बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 मोल फॉर्मूला यूनिट बोल दे तो माथा घूम जाएगा। लेकिन 1 मोल NaCl को हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1 मोल फॉर्मूला यूनिट बोल रहे हैं। बस दिक्कत क्या है कि जहां भी आयनिक कंपाउंड आएगा उसके 1 मोल फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे, 1 मोल आयन नहीं बोलेंगे, 1 मोल कंपाउंड नहीं बोलेंगे, सिंपल क्या बोलेंगे? 1 मोल फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, यूनिट का मतलब क्या, एक, और फॉर्मूला मतलब क्या होता है? किसी चीज का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यूनिट कहने का मतलब एक यूनिट का फॉर्मूला। अब इसका क्या मतलब? जैसे NaCl है, अगर हम छोटा सा सॉल्ट का टुकड़ा पकड़े तो उसमें सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस एक नहीं है, बहुत सारा है। एक्चुअली क्या होता है, NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है, आपको NCERT किताब में भी दिया होगा कि एक Na प्लस जो होता है वो 6 Cl माइनस से सराउंडेड होता है, और एक Cl माइनस होता है 6 Na प्लस से सराउंडेड। तो ओवरऑल जो एक मॉलिक्यूल हम बात कर रहे हैं उसमें टोटल कितना Na प्लस हो गया, कितना Cl माइनस हो गया? क्या हम लोग बता सकते हैं? क्योंकि एवरी Na प्लस इज सराउंडेड बाय 6 Cl माइनस एंड एवरी Cl माइनस इज सराउंडेड बाय 6 Na प्लस। तो काउंट तो नहीं कर सकते हैं, हम सिंपल NaCl लिख रहे हैं, हम उसको सिंपली क्या बोलते थे? एक फॉर्मूला यूनिट बोल देते थे, ठीक है? क्योंकि NaCl का फॉर्मूला में बहुत सारा NaCl है, लेकिन NaCl सिर्फ एक यूनिट के बारे में बता रहा है ना, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? 1 मोल फॉर्मूला यूनिट बोल देते हैं। समझ में आया सही में कुछ भी कि नहीं आया? अगर आप बोलोगे तो हम यहाँ फोटो बना के दिखा देंगे NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है। 8 गो क्यूब बनाना पड़ेगा, 8 गो क्यूब एक साथ, वो भी बना के दिखा देंगे बोर्ड में। 8 गो क्यूब एक साथ, और उस 8 क्यूब के सेंटर में होता है Na प्लस, और उससे सेम दूरी पर Cl माइनस होता है, फिर उससे सेम दूरी पर Na प्लस होता है। ऐसा होता है NaCl का फोटो। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर, नया चैप्टर, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है। अभी आप क्लास 11 के पहले चैप्टर में हो और वो क्लास 12 का पहला चैप्टर में है, समझ रहे हो ना? ये सब चीज के बारे में स्टडी, फिर भी मोल कॉन्सेप्ट में इसका काम है तो हम इसको बता दिए। ओके, तो सिंपल 1 मोल आयनिक कंपाउंड मतलब 1 मोल फॉर्मूला यूनिट, और कोई इसमें परिवर्तन नहीं है। 1 मोल आयनिक कंपाउंड का मास को क्या बोलेंगे? ग्राम फॉर्मूला मास बोलेंगे। 1 मोल फॉर्मूला यूनिट का मास को क्या बोलेंगे? ग्राम फॉर्मूला मास बोलेंगे। हाँ, यस, 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल एटम, लेकिन 1 ग्राम ऑफ एटम नहीं, 1 ग्राम एटम। ये ऑफ वाला जो चीज है ना, बहुत टेंशन क्रिएट करता है। तो हम बोलेंगे जो ग्राम फॉर्मूला मास है वो कितना फॉर्मूला यूनिट का मास है? Na फॉर्मूला यूनिट का मास है, हाँ कि नहीं? तो हम बोलेंगे Na फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na फॉर्मूला यूनिट, बस, ठीक है? ग्राम फॉर्मूला मास मतलब क्या हो गया? मास ऑफ Na फॉर्मूला यूनिट। अगर हम आपसे पूछे ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ CaF2 कितना, तो कितना लिखेंगे बताइए? CaF2, अभी कोई गलती नहीं, 40 प्लस कितना लिखे? 2 इंटू फ्लोरीन का कितना होता है? हाँ, 19। ये इतना क्या ग्राम इधर लिख दें? ग्राम लिखेंगे ना? क्या है ग्राम फॉर्मूला मास? फॉर्मूला मास मतलब क्या है? फॉर्मूला मास मतलब क्या है? आयनिक कंपाउंड का मास। ग्राम फॉर्मूला मास मतलब क्या है? 1 मोल आयनिक कंपाउंड का मास। तो किसी का भी 1 मोल अगर हम लेंगे तो उसमें क्या लगाना पड़ता है? ग्राम लगाना पड़ता है। और सिंपल हम बोलेंगे कि फॉर्मूला मास ऑफ 1 CaF2 बताओ, तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला मास ऑफ 1 CaF2 क्या लिखेंगे बताओ? 40 प्लस 2 इंटू 19 AMU लिखेंगे क्या? भूल गए AMU को आप लोग? ठीक है, देखो, जब 1 मोल का रहेगा तो उसको बोलेंगे ग्राम फॉर्मूला मास, और जब 1 का रहेगा तो क्या बोलेंगे? सिंपल फॉर्मूला मास। रिलेटिव फॉर्मूला मास अगर बोल दिए तो वहां AMU नहीं रहेगा। रिलेटिव फॉर्मूला मास मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 का 1 यूनिट, और उसमें क्या होगा? नो यूनिट। तो इसको भी लिख देते हैं, रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ CaF2 कितना? 19 दूना 38 प्लस 40 कितना होता है? 78। बस यही होगा ना बाबू लोग, कि गलत लिख दिए? तो रिलेटिव फॉर्मूला मास समझ में आ गया, ग्राम फॉर्मूला मास समझ में आ गया, फॉर्मूला मास समझ में आ गया कि नहीं समझ आया? फॉर्मूला मास मतलब एक मॉलिक्यूल या एक
फॉर्मूला यूनिट का मास, और ग्राम फॉर्मूला मास मतलब 1 मोल फॉर्मूला यूनिट का मास, और रिलेटिव फॉर्मूला मास मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 का 1 यूनिट। इसको जल्दी से लिखिए। आज इंडिपेंडेंस डे है ना, तो इनको भी थोड़ा स्वतंत्रता दे दीजिए। अब इसको मिटा दें, बात क्लियर है, कोई दिक्कत? तो अब अगर कहीं पास आपको ये वर्ड दिख जाए तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एनसीईआरटी किताब में देख लीजिएगा, NaCl का स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपकी किताब में। लाए एनसीईआरटी किताब को? देखिए कहीं पास क्यूब का फोटो होगा। एक सवाल हम लिख रहे हैं, ठीक है? सी वाटर कंटेन 50.8% of NaCl and 35.1% of MgCl2 in 100 gram of sample. Calculate the number of formula unit of NaCl and MgCl2. ठीक है? राइट, यू हैव 1 minute. Where is your book? हाँ, तो अगर ऐसा समझिए आप, बोले कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज, तो उसका आंसर क्या दीजिएगा? ग्लूकोज का फॉर्मूला मास बताइए। हाँ, फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज बोलेगा भैया फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज बताइए, तो क्या लिखेंगे? 180 AMU। इसी को हम लोग 180 यूनिफाइड भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। AMU का दूसरा नाम क्या है? यू, यूनिफाइड। अब AMU को और छोटा करके यू बना दिया गया, ठीक है ना? समझ रहे बात को? AMU को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिफाइड बोल देते हैं। तो बोलेगा फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज बताओ, तो सिंपल क्या करेंगे? उसके एक मॉलिक्यूल का मास बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा रिलेटिव फॉर्मूला मास बताओ, रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज 180। तो ये जो फॉर्मूला मास है और ग्राम फॉर्मूला मास, वो एक्चुअली किसके लिए? आयनिक कंपाउंड के लिए। लेकिन सवाल में पूछने वाला तो आपसे कहीं भी पूछ सकता है, बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है? इसका जल्दी से आंसर बताइए। तो मेरे पास 100 ग्राम सैंपल है, उसमें 50.8% NaCl है, 35.1% MgCl2 है, तो मास कितना होगा NaCl का और MgCl2 का? अरे मेरे पास 100 ग्राम सैंपल ही है, उसमें वो उतना परसेंट या इतना परसेंट, तो वही उसका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा, हाँ कि नहीं? तो मास ऑफ NaCl कितना हो गया बाबू लोग? 50.8।
और मास ऑफ MgCl2 कितना हो गया 35.1। तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि इतना ग्राम NaCl में NaCl का कितना नंबर होगा। बोल रहा है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन 50.8 ग्राम NaCl या 35.1 ग्राम MgCl2 में कितना MgCl2 होगा अपनी बता सकते हैं 1 मोल। हाँ क्या पागलपंती है जी। NaCl का मोलर मास कितना होगा। मोलर मास कहने का मतलब ग्राम फॉर्मूला मास। हाँ 58.5 ग्राम रहता तो कितना NaCl होता मतलब 1 मोल मतलब कितना 1 Na रहता है NaCl तो 50.8 ग्राम में कितना हो जाएगा आराम से 50.8 ग्राम में कितना हो जाएगा बताइए 50.8 बटे 58.5 NaCl नहीं हो जाएगा। हाँ कि नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हम MgCl2 का बात करें किसका मोलर मास कितना होगा तो बताइए। मोलर मास कहने का मतलब ग्राम फॉर्मूला मास एटॉमिक मास नहीं ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मोलिकुलर मास ग्राम फॉर्मूला मास समझ रहे ना। मोलर मास कहने का क्या मतलब है ग्राम एटॉमिक मास भी ग्राम मोलिकुलर मास भी ग्राम फॉर्मूला मास भी ग्राम आयनिक मास भी। जहां ग्राम लग गया मतलब वो 1 मोल का मास बताता है और मोलर मास मतलब सब इंक्लूड हो गया। मोलर मास कहने का मतलब 1 मोल का मास। क्या 100 ग्राम सिंपल का मतलब 100 मोल कैसे हो जाएगा 100 ग्राम सिंपल तो उसका वेट है ना भाई। तो टोटल 100 ग्राम में 50.8% NaCl है तो NaCl का मास कैसे निकालोगे निकाल के देखो एक बार। परसेंटेज ऑफ NaCl बराबर क्या होगा मास ऑफ NaCl बटे मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 उससे भी निकालेंगे तो इतना ही ना आएगा 58.8 ग्राम। हाँ कि नहीं 100 तो कट ही जाएगा ना। परसेंट में 100 टोटल मास ऑफ कंपाउंड 100 कट गया तो क्या बचा वही बचा। तो MgCl2 का मोलर मास कितना 95 71 प्लस 24 तो 95 ग्राम MgCl2 का मतलब कितना MgCl2 NaMgCl2 हाँ कि नहीं यस और नो। तो 35.1 में कितना हो जाएगा 35.1 डिवाइडेड बाय 95 NaMgCl2 यही हो जाएगा होगा ना। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये सवाल क्या है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ नया इसमें था नहीं बस नया वर्ड क्या था फॉर्मूला यूनिट। ठीक है तो उस फॉर्मूला यूनिट का मतलब आप समझ गए कि नहीं समझे। कितना मोल एक फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है एक आयनिक कंपाउंड। तो हम आपसे पूछे फॉर्मूला यूनिट का क्या मतलब है तब 1 मोल कैसे बोलने लगे अंदाजी। फॉर्मूला यूनिट मतलब एक तो आयनिक कंपाउंड का बात चल रहा है तब ग्राम फॉर्मूला मास बोलेंगे तब ना 1 मोल का मास बताओगे आप लोग हाँ कि नहीं। तो इसको उड़ा दें अब। चलो अब एक और नया बात बताते हैं जो आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगा मतलब आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते भी हों जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन नाम सुने हैं। तो ये होता है PV बराबर nRT। ठीक है ये कहां से आया इसके बारे में गैसियस स्टेट में स्टडी करेंगे इक्वेशन। देखो P क्या है मेरे पास प्रेशर है और इसका यूनिट होना चाहिए ATM। ठीक है V मेरे पास क्या है वॉल्यूम और इसका यूनिट होता है लीटर। N है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है और R क्या है R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू याद रखना है 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन और इसी को हम लोग 1/12 भी लिखते हैं लगभग 0.0821 है ना तो 1/12 का वैल्यू होता है 0.083 तो लिख सकते हैं हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। और T को क्या बोलते हैं टेम्परेचर जो क्या में होना चाहिए केल्विन में होना चाहिए यही यूनिट होना चाहिए। ठीक है तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल स्टडी करेंगे गैसियस स्टेट में लेकिन अभी बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से
पीवी बराबर एनआरटी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन मास पे मोलर मास इंटू आरटी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ ना, ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं यार। मोल्स बराबर क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं पीएम बराबर डब्ल्यू बटे वी आर टी। ये हो गया मास और ये हो गया मेरे पास वॉल्यूम। मास बटे वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं क्या? लेकिन मास ग्राम में है और वॉल्यूम लीटर में है, तो डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा? ग्राम पर लीटर। ग्राम पर एमएल नहीं, ग्राम क्या आएगा? ग्राम पर लीटर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डेंसिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? पीएम बराबर रो टी। ये रो हमारे पास क्या हो गया? डेंसिटी हो गया। और यूनिट क्या होगा इसका? ग्राम पर लीटर, बिकॉज वॉल्यूम लीटर में और मास ग्राम में। ये रो इसको बोलते हैं, रो। डेंसिटी को बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ऐसे, इसको बोलते रो। रो जल्दी से रो। तो पीएम बराबर क्या आ गया? रो आरटी आ गया। तो इससे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ? पीएम बटे आरटी आ गया। एम क्या है यहां पास? मोलर मास। एम क्या है? मोलर मास। अब देखो ध्यान से फिर, फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, ज्यादा फिजिक्स हमको मत बताइए, केमिस्ट्री में डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर गैस का मेरे पास मिक्सचर है तो उसका टेम्परेचर, प्रेशर, आर सब कांस्टेंट रहता है, बस ये बदलता है और ये बदलता है। एम के स्थान पे क्या लिखेंगे? एवरेज मोलर मास। अरे मिक्सचर जब मेरे पास है गैस का, तो मोलर मास ऑफ दैट गैसियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज मोलर मास। और जो रो आएगा वो पूरे के पूरे गैसियस मिक्सचर का डेंसिटी होगा। हाँ कि नहीं? समझ रहे बात को? फिर से यहां से आ जाएं। पीवी बराबर एनआरटी होता है, ये तो समझ में आ गया। यूनिट क्या रखना बता दिए, आर का वैल्यू क्या होता है बता दिए, क्योंकि वो कांस्टेंट है। आर इज ए कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल रहे हैं। उसका वैल्यू कितना है? 0.0821 या 1/12। स्कूल में लिखना ये, यूज करना ये, मतलब स्कूल में क्या करने का, अब जब इक्वेशन लिखिएगा ना तो उसमें आर का वैल्यू ही लिखिएगा, लेकिन जब अलग से सॉल्व कीजिएगा तो 1/12 लिख कर दीजिएगा। फिर टीचर बोलेंगे कहां से आ गया ये। तो देखो पीवी बराबर एनआरटी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एन यहाँ पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। डब्ल्यू मतलब गिवन मास, एम मतलब मोलर मास। अच्छा, एम को इधर ले गए, भी को इधर ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? मास। और ये क्या हो गया? वॉल्यूम। भी इज द वॉल्यूम और डब्ल्यू इज द मास। मास बटे वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो पीएम बराबर रो आरटी नहीं लिख सकते हैं, डब्ल्यू बटे भी को हम लिख दिया डायरेक्ट डेंसिटी। तो पीएम बराबर रो आरटी। डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? तो मास हम रखे ग्राम में और वॉल्यूम रखे लीटर में, क्योंकि यहाँ पास जो वॉल्यूम का यूनिट था वही ना लेके चल रहे हम लोग, तो इसका यूनिट क्या आता है? ग्राम पर लीटर। ये मत समझ लीजिएगा कि डेंसिटी हमेशा ग्राम पर एमएल में होगा, लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस में ग्राम पर लीटर में होना चाहिए उसका यूनिट। ठीक है, तो पीएम बराबर रो आरटी आ गया, जिससे क्या लिख सकते हैं? रो बराबर पीएम बाय आरटी। ठीक है, तो ये मान लो कोई गैस है H2, H2 का डेंसिटी बराबर प्रेशर इंटू मोलर मास ऑफ H2 इंटू आर। तो सबके मोलर मास को हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज मोलर मास बोलेंगे ना। मेरे पास मिक्सचर है, मिक्सचर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। जब भी आपको मिक्सचर दिया जाए, ठीक है, गैसियस मिक्सचर हो, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? या उसी को एवरेज मोलिकुलर मास बोलते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गैस जो होता है वो मोलिकुलर फॉर्म में होता है। खाली इनर्ट गैस ऐसा है जो किस फॉर्म में होता है? एटॉमिक फॉर्म में, तो हीलियम, नियॉन। लेकिन उसके बाद जितना भी गैस आप देखोगे, जो अभी तक पढ़े हो, सब मोलिकुलर फॉर्म में होता है, जैसे H2, O2, N2, NH3, SO2, SO3, कुछ भी। ठीक है, तो जब मेरे पास मिक्सचर ऑफ गैस रहेगा तो यही एम हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज मोलर मास हो जाएगा। और ये जो डेंसिटी होगा वो किसी एक गैस का नहीं होगा, पूरे मिक्सचर का डेंसिटी होगा। हाँ कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे रो ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू P इंटू एवरेज मोलर मास बटे आरटी, ऐसा। हाँ, बस मास का स्थान पे एवरेज मोलर मास हो जाएगा, और रो मिक्स मतलब सभी का डेंसिटी, और पी मतलब सभी का प्रेशर आपको एक साथ दे देगा एटीएम में। अगर सबका अलग अलग प्रेशर देगा तो सबको जोड़ देंगे। हाँ कि नहीं? तो हम लोग पी टोटल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम
सवाल में अगर आपको लिख दिया कि चलो इस मिक्सर का इतना प्रेशर, तो हम एक्चुअली वो टोटल प्रेशर के बारे में बता रहा है। और अगर इंडिविजुअल प्रेशर लिख देगा, सब प्रेशर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और आर तो सबके लिए फिक्स रहेगा, टी भी सबके लिए फिक्स रहेगा, एक ही कंटेनर में सबको डालेंगे ना। तो 300 डिग्री सेल्सियस पे डाल दिया तो सबके लिए टेम्परेचर क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। और आर का वैल्यू तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कोई भी गैस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मिक्सचर ऑफ गैस रहेगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, रो मिक्स बराबर प्रेशर इनटू एवरेज मोलर मास बटे आरटी। यहां पास क्या बता रहे हैं आपको, एटीएम, ठीक है। हाँ समझ रहे हैं ना, वो होता है एसआई यूनिट। हम लोग यहाँ एसआई यूनिट में काम नहीं कर रहे ब्रो, ध्यान रखना केमिस्ट्री में एसआई यूनिट में कम काम होता है, ठीक है। हम लोग जब भी प्रेशर में काम करते हैं ना, हाँ अब देख लो यहाँ डाल के देखो, नहीं आएगा, देखो तो हमको निकालना आर का यूनिट, तो प्रेशर का एटीएम, वॉल्यूम का लीटर, और मोल्स का क्या होता है, ग्राम पर मोल, तो यूनिट नहीं आएगा ऐसा, लीटर टीम पर मोल कर केल्विन, और टेम्परेचर का केल्विन होता है तो आएगा ना। तो अभी वैल्यू खाली याद रखो ना बाबू लोग, ये तो पढ़ेंगे हम लोग फिर से गैस स्टेट में, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट नहीं सबसे सवाल पूछ लेता, तो अभी हम बता देते हैं। मोल कॉन्सेप्ट जब कर रहे हैं तो हर तरह का सवाल अभी कर लेते हैं, थोड़ा मोड़ा आपको याद करने का आवश्यकता पड़ेगा, और क्या, छोटा छोटा इक्वेशन है एक दो ठो, ये इक्वेशन याद हो तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, लिखिए आज सब इन्वर्ट लिख लिए हैं, बस यही फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल आज करेंगे, ठीक है। इसमें जो हम लोग पीछे बढ़े वो सब भी कॉन्सेप्ट आएगा थोड़ा थोड़ा, और एक आध थोड़ा सा गजब वाला सवाल रहेगा जरूर। गजब का सवाल नहीं रहने से मजा नहीं आता है, तो लिख रहे हैं आप लोग। डब्ल्यू क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, तो डेंसिटी, डब्ल्यू गिवन मास, एम मोलर मास। जल्दी जल्दी हाथ चलेगा, जल्दी जल्दी। और एक छोटा सा बात, हम लोग पढ़ते वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लाए थे हम, मोलर मास ऑफ गैस 1, मोलर मास ऑफ गैस 2, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना नहीं पता तो क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास ऑफ गैस 1 बटो 2, क्योंकि मोलर मास हाइड्रोजन में कितना होता है 2। उसी प्रकार ये तो सिंगल गैस के लिए हो गया, फॉर द मिक्सचर ऑफ गैस वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर लिखेंगे एवरेज मोलर मास ऑफ गैस मिक्सचर 1 और नीचे लिखेंगे एवरेज मोलर मास ऑफ गैस मिक्सचर 2, हाँ कि नहीं। जब सिंगल गैस के लिए मोलर मास ऑफ गैस 1 मोलर मास ऑफ गैस 2 लिखे तो एवरेज मतलब अगर हमको मिक्सचर दिया हुआ है तो इस मिक्सचर गैस का इस मिक्सचर गैस के रिस्पेक्ट में बताओ वेपर डेंसिटी कितना है, तो क्या करेंगे, ऊपर एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर 1, नीचे एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर 2 रख देंगे, हाँ कि नहीं। तो फॉर मिक्सचर ऑफ गैसियस वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास ऑफ गैस मिक्सचर 1 और नीचे क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास ऑफ गैस मिक्सचर 2, यस और नो। हाँ हाँ, लेकिन इन टर्म ऑफ वेपर डेंसिटी, वो इन टर्म ऑफ डेंसिटी, समझ रहे हैं ना, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी अलग है कि नहीं है। ये है एवरेज मोलर मास निकाला इन टर्म ऑफ डेंसिटी, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एवरेज मोलर मास निकालने के लिए इन टर्म ऑफ वेपर डेंसिटी। तो अब देखो एक मेरे पास गैसियस मिक्सचर है, उसका बताओ वेपर डेंसिटी पूछ दिया, तो किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दूसरा मिक्सचर हमको दिया ही नहीं है। तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो गया, एवरेज मोलर मास बटे 2 भी तो हो गया एक फॉर्मूला। तो देखो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करके एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज मोलर मास दोनों से रिलेटेड इसी वजह से बता दिया अभी ही, ओके।
ताकि सवाल देखने से झटका ना लगे। तो अब हम लोग करेंगे सवाल, कुछ 4-5 सवाल। चलिए सवाल लिख रहे, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, द मास रेशियो ऑफ C, H and N इन एन, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसका भी इस्तेमाल होगा और जो पहले पढ़े उसका भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 9:1:3.5, 3.5, 9:1:3.5. its density is 4.3 ग्राम पर लीटर। इसका डेंसिटी कितना है? 4.3 ग्राम पर लीटर एट 300 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। तो अभी हम जो यूनिट आपको बताए हैं ना उसी में सवाल देंगे, यूनिट का कन्वर्जन का भी नहीं सीखना है, ठीक है। जब सिखा देंगे तो आपको यूनिट कन्वर्जन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। 1 atm प्रेशर, कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है। सवाल है कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, तीनों का मास रेशियो 9:1:3.5 और उसी का डेंसिटी कितना है? 4.3 ग्राम पर लीटर, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर 1 atm है। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या चीज का रेशियो होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या चीज का रेशियो आता है? क्या चीज का? मोल्स का ना। हम लोग मोल्स निकालते पर फिर ना रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो मोल्स का रेशियो क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला, हाँ कि नहीं? हम उस समय बोले नहीं थे, लेकिन एक्चुअली तो वही है ना ब्रो, हाँ कि नहीं? हम लोग क्या कर रहे थे? गिवन मास को मोल्स में कन्वर्ट कर रहे थे, मोल्स को क्या चीज में कन्वर्ट करते? रेशियो में। और जो रेशियो आ रहा था वही हमारा क्या हो जा रहा था? एम्पिरिकल फॉर्मूला से 3:2:1 आया, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या लिखते थे? जो भी एलिमेंट उसके नीचे 3:2:1 लगा देते थे, यही करते थे। तो हम आपको क्या दिए हैं यहाँ पे? मास रेशियो। आप क्या कर लो? मोल्स रेशियो निकाल लो। जो मोल्स रेशियो होगा वही उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। और यहाँ पर सबको क्या दिया? डेंसिटी दिए हैं, टेम्परेचर दिए हैं, प्रेशर दिए हैं। इससे मोलर मास निकाल लेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इससे मोलर मास, दोनों को डिवाइड करके n का वैल्यू निकालेंगे और n का वैल्यू को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे बात से? अगर पढ़े हैं तो कर पाएंगे और नहीं पढ़े तो नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास आप लोग भी बनाइए, हम भी बना रहे हैं। मास रेशियो कितना है? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का 9:1:3.5, ये है मास रेशियो। मोल्स रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें? इसका मोलर मास से को डिवाइड कर देंगे तो क्या इसका रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा? मोल्स का रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम मोल्स रेशियो में कन्वर्ट करना चाहे तो 9/12:1/1:3.5/14, यही होगा ना बाबू लोग? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, 1:1:1/4। 3 का टेबल में काट दिए तो 3/12 को 4/3 लिखते हैं, ये तो एक ही रहेगा। 3.5/14, इसको 1/4 नहीं लिख सकते हैं? 3.5 × 4 14 होता है, लिख सकते हैं। तो क्या है? सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा,
ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 3:4:1 ये क्या आ जाएगा मोल का रेशियो। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा C3H4 और N। तो इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे हम लोग। ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना 36 + 4 + 14। 36 + 4 + 14 कितना हो जाएगा 54। हाँ 54 ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और आपको यहाँ क्या दिया है डेंसिटी दिया है, टेम्परेचर दिया और प्रेशर दिया है। तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे PM बराबर रो RT और इससे क्या निकाल लेंगे M निकाल लेंगे। M कितना हो जाएगा रो RT बटे P। रो कितना है 4.3 और R कितना है 1/12 ले लेते हैं। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है और प्रेशर तो 1 ATM है। इसको सॉल्व करेंगे तो M का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 108। ठीक है तो ये M का वैल्यू है मतलब मोलर मास और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा N आएगा। तो N बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 108/54। N का वैल्यू 2 हो गया तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H8 इंटू क्या N क्या चीज निकला N निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था आप लोग को। N बराबर होता है मोलिकुलर मास बटे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यही ना होता है जी। तो 108/54 कितना हो जाएगा 2 नहीं होगा। तो ये आगे हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला क्वाइट सिंपल सवाल बस थोड़ा सा उसका यूज हो गया। तो सवाल ऐसे ही पूछेगा थोड़ी ना डायरेक्टली आपसे पूछेगा इस फॉर्मूला से बताओ रो कितना होगा उसका यूज करवाएगा कहीं पे। ये बात क्लियर है ना कि हम लोग किस तरह से निकालें। तो ये जरूरी नहीं है कि आज हर समय आपको मास दे तभी आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। आपको मोल्स से मतलब उसमें आपको नंबर ऑफ एटम दे दिया तब भी आप मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपने मोल्स निकाल लिया तो आप मोल्स रेशियो निकाल लोगे। मोल्स रेशियो निकाल लोगे तो आराम से क्या निकल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। तो बेसिकली जो एम्पिरिकल फॉर्मूला वो क्या है मोल्स का रेशियो है। बिकॉज हम लोग क्या किए थे लास्ट में मोल्स का ही रेशियो लिए थे ना जी। सबका मोल्स निकाले फिर जो सबसे छोटा था उससे सबको डिवाइड किए तो एक्चुअली में क्या है रेशियो ही आया कि नहीं आया। तो मोल्स का रेशियो को हम लोग क्या बोले थे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर सबको क्या दिया मास रेशियो क्या इसमें कन्वर्ट कर लो मोल रेशियो में। मोल रेशियो में जैसे आपने कन्वर्ट किया अगर वो मोल रेशियो सिंपल है तब तो ठीक है और सिंपल नहीं है तो उसको सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे कोई नंबर से ताकि सिंपल हो जाए। उसमें क्या कर रहे थे किसी नंबर से डिवाइड कर रहे थे यहाँ क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अभी कुछ ऑलरेडी रेशियो के टर्म में दे दिया है वो अलग अलग रहता था ना। ठीक है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया। उस फॉर्मूला से आप लोगों को मोलर मास निकालना बता दिए। मोलर मास निकल गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकल गया N का वैल्यू 2 निकल गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई किया तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। ठीक है क्लियर। तो कोई जरूरी नहीं ना है हमको मोल्स से मतलब है ना। वो तो परसेंट बाय मास था तो मास को मोल्स में कन्वर्ट किए थे ना भाई। हमने यहाँ पर सबको क्या दिया है मास का रेशियो दे दिया है और तो कुछ किया नहीं है। वहां मास था यहाँ मास रेशियो है। हिमांशु सुधांशु को दिक्कत नहीं ना। उपलक्ष को दिक्कत आपको आयुमान आप दोबारा जाके पढ़े आप पढ़े दोबारा ना कल फोन किए थे ना आप हमको पढ़िए अच्छे से पढ़िए। मिटा दो इसको मिटा दे ना बाबू लोग। तो अगला सवाल आपके बोर्ड पे हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है सवाल देखिए डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर कंटेनिंग ओनली O2 and N2 is 1.15 ग्राम पर लीटर। तो आपको क्या दिया हुआ मिक्सचर का डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है एट द प्रेशर ऑफ 1 ATM एंड 300 केल्विन
हाँ मिक्सचर है तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ O2 by mass in the air? सवाल समझ रहे हैं कि ड्राई एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है जिसका डेंसिटी है 1.15 ग्राम पर लीटर, ठीक है। प्रेशर है 1 atm और टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो आपको बताना कि O2 कितना परसेंट का मास है उस ड्राई एयर के अंदर। तो वो करना क्या समझ रहे हैं आप लोग? सबसे पहला काम क्या करना है? एवरेज मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो रो बराबर P इंटू एवरेज मोलर मास बटे RT। एवरेज मोलर मास कितना है बताइए जल्दी से? 1.5 1.15 इंटू 1/12 इंटू 300 बराबर एवरेज मोलर मास, क्योंकि प्रेशर तो 1 atm है। तो एवरेज मोलर मास कितना आया? कितना आया? आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। 300 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कहां से आ जाएगा? 3 आप है गधे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? एवरेज मोलर मास कितना आ गया? 28.75। क्लियर है? अब आपसे क्या पूछ रहा है? परसेंट बाय मास ऑफ O2 पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? परसेंट बाय मोल को मास में कन्वर्ट करें कि डायरेक्ट हम निकाल दे 100 मान के? 100 मान के निकाल लेते हैं, हाँ कि नहीं? यस और नो? टोटल मास 100 मान लगे तो नहीं निकल जाएगा? आप कैसे निकालना चाह रहे हैं? फॉर्मूला ट्रिक का इस्तेमाल करके ना? ठीक है, चलो उससे का इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं। परसेंट ऑफ O2 28.75 माइनस क्या लिखे यहाँ पर? N2 का मोलर मास 28 बटे 32 माइनस 28 इंटू 100। ये परसेंट बाय क्या निकलता? मोल निकलता है, ठीक। तो कितना आएगा बताओ? परसेंट ऑफ क्या है ये? परसेंट ऑफ बाय मास। इसको वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं? यही करेंगे ना, हाँ कि नहीं? 28.75 क्या है? एवरेज मोलर मास, और नीचे क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ O2। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? परसेंट बाय मोल में निकल जाएगा, निकलेगा ना भाई लोग? परसेंट बाय वेट को परसेंट बाय वेट में निकलेगा। परसेंट बाय मोल को परसेंट बाय वेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? परसेंट बाय मोल मतलब परसेंट बाय वेट विल बी इक्वल टू परसेंट बाय मोल इनटू एवरेज मोलर मास बटे मोलर मास ऑफ द
जो भी कंपाउंड का निकाल रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, उससे कम ही आएगा, उससे वही आएगा। एक ही काम बार बार क्यों करे यार, हद करते हैं पांडे जी आप। कितना परसेंट आया? 18.7। 8 वो परसेंट में मोल है, तो परसेंट में वेट कितना होगा? ठीक तो बोल रहे हैं ये लोग, 18.75। कोई दिक्कत? सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? परसेंट बाय मोल को वेट में कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला देखिए फिर से, मोल को परसेंट बाय वेट, तो ये आया 18.72% बाय मोल आया। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वेट में? परसेंट बाय मोल इनटू, हाँ उल्टा लिख दिए थे, इनटू मास ऑफ गैस बटे एवरेज मोलर मास। वही हम देखें कम कैसे हो गया, 21 के आसपास आना चाहिए, तो ये उल्टा बोल दिए हैं, उससे पहले उल्टा लिख दिए थे। तो परसेंट बाय मास इनटू करेंगे इतना, परसेंट बाय मोल इनटू, परसेंट बाय मोल इनटू इतना करेंगे तो आ जाएगा परसेंट बाय वेट। तो ये है 18.75 इनटू मास ऑफ गैस कितना है बाबू, O2 का बात कर रहे हैं ना, तो 32, और एवरेज मोलर मास कितना बाबू लोग, 28.75। तो याद आएगा मेरे पास परसेंट बाय वेट कितना आएगा, बताइए जल्दी से। उसी को लेते हैं ना यहाँ पे, दूसरा वाला खाने तो यहाँ पे होता है। किसका निकाले हैं? O2 का निकाले हैं, तो क्या किसका लिखे हैं इसमें? यहाँ ऑक्सीजन का लिखेंगे, उसका दूसरा वाला का लिखते हैं। हाँ तो कैसे यार, I1 का निकालेंगे तो I2 का लिखते हैं, और I2 का निकालेंगे तो I1 का लिखते हैं, कंफ्यूज हैं आप। तो इसको सॉल्व करने पे कितना परसेंट आया? 20.86% बाय वेट आ गया, ठीक है। तो ये लगभग 21% के आसपास है, यस हाँ कि नहीं? आगे बढ़े हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पास 1/12 नहीं लेके 0.0821 लेते तो थोड़ा सा वैल्यू अलग आता, थोड़ा सा इधर उधर होता, बट उतना हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन से ज्यादा मतलब नहीं है, प्रोसेस से ज्यादा मतलब है। अगला सवाल दें, दे कि नहीं दें? तो एक और सवाल इस तरह कर लेते हैं, एक एक्चुअली और 2 सवाल। जब अभी तक क्लियर है, 10 दिन हमसे पढ़े, तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है? क्या एक ही दिन में समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है? आता है ना। अब देखिए ध्यान से अगला सवाल, वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर। अब आगे वेपर डेंसिटी कंसिस्टिंग ऑफ NO2 and N2O4 is 38.3 at 26.7 degree Celsius. Calculate the number of
moles of NO2 present in 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। समझिए सवाल को कि मेरे पास गैस का मिक्सचर है जिसमें NO2 और N2O4 है, जिसका वेपर डेंसिटी दे दिया 38.3 और टेम्परेचर है 26.7 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 कितना होगा 100 ग्राम के मिक्सचर में, बताइए। टेम्परेचर का आवश्यकता है भी यहाँ इस सवाल में? टेम्परेचर कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। वेपर डेंसिटी ना दिया हुआ है दी, वेपर डेंसिटी दिया, टेम्परेचर मोलर मास कैसे निकालेंगे? वेपर डेंसिटी इंटू 2, यस और नो? अब टेम्परेचर देख के काहे घबरा रहे हैं? ये अलग ही दुनिया में रहते हैं। आप सवाल का आंसर बताइए। 100 ग्राम अगर N2O4 और NO2 है, उसमें NO2 का कितना मोल है बताइए। तो उसके लिए पता करना पड़ेगा ना कि NO2 कितना मास है या कितना परसेंट है, तभी ना कुछ निकाल पाएंगे, हाँ कि नहीं? तो निकालिए। सुधांशु समझ रहे बात को आप? आपको मिक्सचर से NO2 का क्या पता करना? मोल्स पता करना। टोटल 100 ग्राम मिक्सचर है, तो आप कैसे मोल पता करोगे? आपको तो 100 ग्राम में कितना NO2 वो पता करना पड़ेगा ना, आप कैसे पता करोगे? कुछ तरीका होना चाहिए ना, कैसे पता करोगे? अभी हम लोग क्या तरीका, उससे जो भी परसेंट निकले वो परसेंट बाय वेट होगा, ठीक है? तो परसेंट बाय वेट मतलब क्या? कितना NO2 वो पता चल गया हमको, कितना NO2 है वो पता चल गया, कितना मास। तो मोल्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते उसको? कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो आपको दिया है वेपर डेंसिटी बराबर 38.3, तो आपको बता है कि वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है? एवरेज मोलर मास बटे 2। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई गैस का मिक्सचर है वो, उसका किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? वो तो नहीं दिया हुआ है। समझ रहे बात को? आप क्या सोच रहे कि NO2 का N2O4 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे? बहुत अच्छा समझे। एवरेज मोलर मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 38.3 बोले तो कितना? 76.3 एवरेज मोलर मास आ गया। तो आप बताओ NO2 कितना उसमें वेट है? NO2 का वेट कितना नहीं निकाल सकते हैं? तो अब हम देखो सार्थक बाबू, आप जो सोच रहे थे उस हिसाब से बता रहे हो। टोटल वेट कितना है मेरे पास? कितना है? अरे टोटल वेट कितना है? 100 ग्राम है ना, इसमें लेटेंगे हम लोग। वेट ऑफ NO2 ले लिए x, तो वेट ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? एक ही तो फॉर्मूला सीखे, टोटल मास और टोटल मोल। आपके दिमाग में सारा इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, लेकिन आपको सही जगह पे इस्तेमाल करना सीखना है। टोटल मास बाय टोटल मोल। तो आप सोच रहे थे ना कि एवरेज मोलर मास निकालने कितना फॉर्मूला हो गया? ये तो ये है, तो हर जगह काम करेगा। बाकी और दो वेपर डेंसिटी का यूज करके और सिंपल डेंसिटी का यूज करके, ठीक है ना? टोटल 3 फॉर्मूला हो गया, ठीक है? तो अब इसका यूज करेंगे। टोटल मास कितना है? 100। मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? x ग्राम मतलब कितना मोल? NO2 का मोलर मास बताइए। 32 प्लस 28 14 32 प्लस 14 कितना? 46। तो 46 ग्राम मतलब 1 मोल, तो x ग्राम मतलब कितना मोल? x बाय 46 प्लस 100 माइनस x बटे इसका मोलर मास बताइए N2O4 का। 14 प्लस 64, हाँ 28 प्लस 64 92। या इसको सॉल्व करो, x निकालो। x क्या है? वेट ऑफ NO2। एवरेज मोलर मास कितना है हम लोग का? 76.6। ये सॉल्व करके आपको 10 कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 20.10। इतना ग्राम लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि 100 ग्राम में इतना आया है, तो 100% में इतना परसेंट आया है, तो ग्राम में लिख दिए। तो ये आ गया NO2 का मास।
आपसे क्या पूछा है, नोटों का मोल्स बताओ, तो बता देंगे यार, हाँ कि नहीं? कैसे बताएंगे कि 46 ग्राम का मतलब कितना मोल है, 1 मोल है, तो 20.10 ग्राम का मतलब कितना मोल होगा, आराम से कर देंगे। तो 20.10 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा, 20.10 बटे 46 मोल। ठीक है सवाल? तो हम लोग एवरेज मोलर मास पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और परसेंट बाय मास पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। अब लास्ट सवाल आज का, आप लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी याद है? क्या था स्पेसिफिक ग्रेविटी? मास। वाह वाह, देयर आर टू टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, एक को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक को बोलते हैं वेपर डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए, और वेपर डेंसिटी किसके लिए, गैसेस के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। और अगर नहीं पता किसके रिस्पेक्ट निकालना, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालते हैं, पानी। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से वाटर का डेंसिटी हाईएस्ट होता है 1 ग्राम पर ml, इसलिए। क्या इसीलिए ना पढ़ना है, इसी वजह से तो बोले कि आप जितना सिंपल सोच के आए हैं उतना है नहीं, बहुत ही। अभी एक पार्ट में ये हालत हो रहा है, आपको सोचिए, एक चैप्टर का एक पार्ट, लिखने से खैर याद होगा नहीं, सवाल करने से होगा। और जहां तक हमको लग रहा है कि आप लोग सवाल बिल्कुल नहीं कर रहे केमिस्ट्री का। कहां से करें, एनसीईआरटी स्टडी मटेरियल में नहीं है सवाल। आप लोग को चाहिए लात जूता, समझ रहे हैं हम। ठीक है, आज भेज रहे हैं हम सवाल, रुकिए, मिटा दो इसको, आप डिसाइड नहीं करेंगे कितना भेजना है। मिटा दो इसको, एग्जाम निकालना कि नहीं निकालना पहले बताइए हमको, है ना? तो सबसे इंपोर्टेंट सवाल बनाना, बिना सवाल बनाए कुछ नहीं होने वाला है। सवाल बनाएंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग का, वो भी अपने सवाल बनाने से, क्योंकि सवाल बनाने से ही पता चलता एप्लीकेशन ऑफ जो आप सीखे हैं। आप सीखे हैं तो सवाल बनेगा, और नहीं सीखे तो सवाल नहीं बनेगा। अब कोई जरूरी नहीं कि आपसे हर सवाल बन जाए, लेकिन एटलीस्ट 50% बनना चाहिए। हाँ, अब देखो अगला सवाल, ध्यान से इसको बनाइएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, नगेट पढ़ेंगे कि नगट पढ़ेंगे? हम बहुत सुबह सुबह नगेट पढ़ेंगे ना, हम इसको इसका जो है ना गूगल में सर्च मारते तो नगट बोल रहे, नगट, नगट ऑफ गोल्ड एंड, इसका मतलब पता आप लोग को, छोटा टुकड़ा। नगेट ऑफ गोल्ड एंड क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का नाम सुने हैं? क्वार्ट्ज क्लास, सौ ग्राम। ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी, अभी पहली बार स्पेसिफिक ग्रेविटी का सवाल दे रहे हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड, क्वार्ट्ज एंड नगेट आर
19.3, 2.6 and 6.4 respectively. Then calculate mass of gold in 100 gram of nugget. 100 ग्राम नगट। ब्रिटिश इंग्लिश सुन लिया लगता है। चलिए जल्दी से बनाइए इसको। अभी कौन सा गजब का सवाल है। देखो, अ नगेट ऑफ गोल्ड एंड क्वार्ट्ज जिसका वेट है 100 ग्राम, जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गोल्ड का है 19.3, क्वार्ट्ज का है 2.6 और नगेट का है 6.4। ठीक है, नगेट तो नगेट का टुकड़ा है, उसका भी तो कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। उस नगेट में क्या है, क्वार्ट्ज और गोल्ड दोनों है। ठीक है, तो जब दोनों है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो क्या होगा, वो भी एवरेज टाइप का ही होगा। हाँ कि नहीं, हाँ ना, एवरेज डेंसिटी निकालते हैं ना, उसी प्रकार एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हो सकता है ना। तो जब उस नगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 6.4 है, गोल्ड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 9.3 है, 19.3 और क्वार्ट्ज का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 है, और मेरे पास टोटल 100 ग्राम नगेट है जिसमें गोल्ड और क्वार्ट्ज है, तो आपसे पूछ रहा है कि 100 ग्राम नगेट में कितना गोल्ड है। जस्ट थिंक अबाउट इट। फिर से सवाल समझाएं। मेरे पास एक बॉल है मान के चलो, जिसको नगेट बोलते हैं, उसमें क्वार्ट्ज और गोल्ड है। ठीक है, वो बॉल 100 ग्राम का है। ठीक है, तो उस बॉल में जब नगेट और क्वार्ट्ज है तो उसका कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। ठीक है, गोल्ड का अपना कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी है, क्वार्ट्ज का अपना कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो तीनों डेटा आपको दे दिया है, और आपको बोला कि 100 ग्राम जो नगेट है उसमें कितना गोल्ड है, बताइए। 2 ग्राम, 100 ग्राम, 0 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 90 ग्राम, बताइए कैसे बनाइएगा। आपके पास क्या उपाय है? आपके पास एक ही फॉर्मूला भी पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बटे डेंसिटी ऑफ पानी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml, कितना डिग्री पे, 84 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास ये सिंपल एक फॉर्मूला है, बस इसी का यूज करके सवाल को सॉल्व करना है। अब कैसे करोगे, थिंक अबाउट इट। एक क्लू दे देते हैं कि नगेट का जो भी वॉल्यूम होगा, दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्वार्ट्ज। आप बना सकते हैं। गोल्ड और गॉड बोलते हैं, क्वार्ट्ज और गोल्ड का वॉल्यूम नहीं पता कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, उससे आप डेंसिटी पता कर सकते हैं। मास पता है तो नहीं वॉल्यूम पता कर सकते हैं, समझे? ये फॉर्मूला क्लियर है? अच्छा, मेरे पास 100 ग्राम नगेट है, लेट इसमें x ग्राम गोल्ड है, तो कितना ग्राम होगा क्वार्ट्ज? 100 माइनस x ग्राम क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज हो जाएगा। तो जब हमको मास पता है और डेंसिटी पता है तो वॉल्यूम पता नहीं है। आपको नगेट का मास पता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो नगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी से नगेट का डेंसिटी मिलेगा, और मास और डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे तो वॉल्यूम मिलेगा। तो हम भी लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ नगेट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्वार्ट्ज। तो वॉल्यूम ऑफ नगेट कितना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, मास बटे डेंसिटी। इसका मास कितना है 100, और डेंसिटी कितना होगा 6.4 ही होगा, बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर पता चल जाएगा कितना डेंसिटी है 6.4। इससे क्या पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया नगेट का।
गोल्ड का वॉल्यूम कितना, x बटे 19.3, और क्वार्ट्ज का वॉल्यूम कितना, 100 माइनस x बटे 2.6। सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो। क्लियर सवाल? ठीक है, बनाइए। तो सॉल्व कर दिया इस सवाल को, और आज की क्लास यहीं पास समाप्त। आज थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहे हैं आप लोग को। नहीं, टॉपिक खत्म होगा इसलिए। हम सेंड करेंगे होमवर्क। ये सवाल क्लियर ना सब कोई को कि नहीं क्लियर? इसको बनाने का कोई दूसरा उपाय है भी नहीं, बता दे रहे हैं। और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा सवाल में, तो हम क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना आयुमान? आप सबको समझ रहे हैं? x का वैल्यू कितना है बताइए? तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 68.6 ग्राम। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि 100 ग्राम नगेट में 68.6 ग्राम क्या है, गोल्ड है, बाकी क्या है, क्वार्ट्ज है। ओके, फिर मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए हम होमवर्क सेंड करेंगे ग्रुप में आज, ठीक है? ओके, और मंडे को स्टार्ट करेंगे स्टोइकियोमेट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? स्टोइकियोमेट्री। ओके।